नमस्कार दोस्तों, हाइड्रोलॉजी फॉर पीपल कार्यक्रम के इस भाग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय जैन, वैज्ञानिक जी हैं, वाटर रिसोर्सेज सिस्टम के प्रभागाध्यक्ष भी हैं, इसके अलावा एनएचपी के नोडल ऑफिसर भी हैं, और अनिल कुमार लोहानी जी हैं और ये भी वैज्ञानिक जी हैं सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी डिवीजन से। सबसे पहले जो है हम विषय से संबंधित एक छोटी सी लघु फिल्म जो हम लोगों ने बनाई है वो देख लेते हैं। ग्लेशियर बर्फ से ढकी ऐसी संरचनाएं हैं जो बर्फ के जमने व पिघलने के आधार पर सदैव अस्थिर बनी रहती है। ग्लेशियर से पिघलने वाली बर्फ ऊपरी क्षेत्र में अस्थायी रूप से इकट्ठा हो जाती है। अतिवृष्टि, तापमान बढ़ने, भूस्खलन, मिट्टी के कटाव के कारण यह अस्थायी बांध टूट जाते हैं। इस घटना को तकनीकी भाषा में ग्लॉफ कहते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने सर्वप्रथम ऐसी झीलों व ग्लेशियरों की पहचान कर सूची बनाई जहां इस प्रकार की घटनाएं होने का खतरा सबसे ज्यादा था। पिछले 10 वर्षों में विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ग्लफ मॉडलिंग के अध्ययन किए गए हैं। एनएचपीसी ने भूटान में स्थित अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ग्लफ मॉडल का अध्ययन भी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के माध्यम से करवाया है। इसके अलावा टीएचडीसी व जेएसडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनियों के लिए भी संस्थान ग्लफ मॉडलिंग का अध्ययन कर चुका है। डॉक्टर साहब, ये जो ग्लफ है इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है और जलवायु परिवर्तन के जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिमनद पिघल रहे हैं, इनके हिमनद के पिघलने से उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। पानी की मात्रा बढ़ने से उस जो डैम है उसके ऊपर दबाव बन जाता है। उस दबाव के बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई रॉक है या कोई स्नो का पीस है वो उस लेक में गिर गया। दूसरा क्या है कि जो डैम के नीचे आइस जमा है वो धीरे धीरे पिघलती है तो वो डैम नीचे की तरफ धसकता है या खिसकता है, उसके कारण भी वो डैम के टूटने का खतरा बन जाता है। इस बहाव क्षेत्र का निर्धारण किस तरह से किया जा सकता है? मॉडलिंग के द्वारा हमें ये पता लग जाता है कि कितना एरिया में, कितने क्षेत्रफल में हमारा पानी फैलेगा वो, और उसके साथ साथ हमें ये भी पता लगता है कि उस पानी की, जो कि बाढ़ का पानी नीचे जा रहा है, उसकी टोटल डिस्चार्ज कैपेसिटी क्या है, कितना डिस्चार्ज उसमें जा रहा है, पानी को एक से नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये चीज़ें जब हमें पता लग जाती हैं तो इससे सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हम उस क्षेत्र के लोगों को, नीचे के क्षेत्र के लोगों को ये बता सकते हैं कि अगर ऊपर ये लेक टूटती है, ग्लॉफ की घटना होती है, तो पानी कितने समय बाद और कितना पानी वहाँ नीचे पहुँचेगा और उसमें वहाँ पे पानी की डेप्थ क्या रहेगी। तो एक रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन तकनीक जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है? सुदूर संवेदन विधि से या इमेज प्रोसेसिंग से इन लेक में चेंज डिटेक्शन करते हैं, जैसे कि पिछले 20 से 30 वर्षों में कितनी लेक वहाँ पर हैं और उनमें से कौन सी लेक में पानी बढ़ रहा है, उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास विभिन्न तरीके के रिमोट सेंसिंग के सॉफ्टवेयर हैं जिनसे कि हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। यह मॉडलिंग का काम जो है ग्लफ की स्टडीज में बहुत कम उपयोग में आया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने इसको शुरू किया था। जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास अच्छे मॉडलर्स होने चाहिए जो कि इस कार्य को कर सकें। और दूसरा एक है कि हमें डेटा की बहुत ज़रूरत होती है इसके लिए, वनरेबल लेक्स जो कहलाती हैं, तो उनके आंकड़े हमारे पास नहीं उगते हैं। साथ साथ जो हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग के लोग हैं, एक्सपर्टाइज है, वो बढ़ेगी तो हमारे पास इस तरह के अध्ययन और होने लगेंगे। अगला सवाल मेरा आप दोनों से है सर कि इस क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही है आपदाओं की, तो उसको कम करने के लिए नीति निर्धारक ऐसी क्या प्लानिंग कर सकते हैं? एक एक करके मैं आप दोनों से कहूँगा, पहले संजय सर से। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा हम ये बता सकते हैं, जो नीचे के क्षेत्र में लोग रहते हैं, हमें उनको वार्न करना है कि ये लेक इतनी टूट चुकी है और इसमें पानी अब आने वाला है। क्योंकि जैसा कि हमें मॉडलिंग से पता चलता है कि कुछ समय लगता है लेक टूटने के बाद पानी नीचे जाने में, उतने समय में हमें उन लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा सूचित करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो उस क्षेत्र, इस तरह के क्षेत्र में लोग रहते हैं जहाँ पर कि लेक वनरेबल हैं, उस क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ग्लॉफ के बारे में, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में बहुत से लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है। ये हमारे पास जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो और लोकल पुलिस है या आईटीबीपी वगैरह हैं, जो भी उस पहाड़ी क्षेत्रों में लोग हैं, उनको उस तैयारी के लिए हमें कुछ निर्देश देने होंगे। उन निर्देश में हो सकता है कि हमें उनको वहाँ मेडिकल फैसिलिटी वो तैयार रखें, वहाँ पर कुछ ट्रेंड लोग हों जो कि अगर कुछ इस तरह का घटना होती है तो वो उनको एवैक्यूएशन करा सकें।
तो एवोकेशन प्लान वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसकी पूरी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए। इसी सब को ध्यान में रखते हुए एनडीएमए ने अक्टूबर माह में एक गाइडलाइन जारी की है। उन गाइडलाइन में ग्लॉफ के कारण निवारण के साथ साथ उन्होंने उसमें हर जो उस क्षेत्र में लोग रहते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी क्या जिम्मेवारी है वो भी वर्णित की गई है। डॉक्टर लोहानी, जितने भी लेक्स हैं उनका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ संस्थान हमारे कार्य कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन, NRSC, ये लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग के साथ साथ हमें ये भी बताना जरूरी है कि कौन सी लेक वनरेबल लेक्स हैं, डाउन स्ट्रीम में कौन से इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके डाउन स्ट्रीम में अगर कोई हाइड्रो पावर स्कीम है तो हाइड्रो पावर स्कीम का डिज़ाइन फ्लड एक कंप्यूट किया जाता है। तो उस डिज़ाइन फ्लड पे अगर ग्लॉफ की घटना होती है ऊपर तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ साथ हमारे पास सेफ प्लेसेस क्या हैं वहाँ से लोगों को ले जाने के, वो प्लेस भी हमें चिन्हित करके देने चाहिए लोगों को। तो इस तरह से हम कुछ जान माल की हानि को कम कर सकते हैं। डॉक्टर जैन, डॉक्टर लोहानी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझावों प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।